Today we are going to understand delimitation topic in detail. आज हम इस गहरी चर्चा में एक ऐसे टॉपिक को अनपैक कर रहे हैं जो हमारे लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी का एकदम बेस है। हाँ, और देखिए ये एक ऐसा टॉपिक है जो अक्सर लोगों को बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है। बिल्कुल, जब भी न्यूज़ में आता है तो थोड़ा टेक्निकल लगता है। पर हम इसको आसान बनाएंगे। एक सिंपल सी डेफिनेशन और मेमोरी ट्रिक यूज करते हैं। डीलिमिट का सीधा सा मतलब है डिसाइड लिमिट्स। डिसाइड लिमिट्स, सही ट्रिक है ये। हाँ, यानी लोकसभा और हमारी स्टेट असेंबलीज की जो सीट्स हैं और उनकी जो बाउंड्रीज हैं उन्हें डिसाइड करना, ताकि पूरे देश में इक्वल पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेशन हो सके। देखिए, ये सिर्फ नक्शे पर लाइंस ड्रॉ करने जैसा कुछ नहीं है। ये एक्चुअली फेयर रिप्रेजेंटेशन का जो एक फंडामेंटल राइट है उसे इंश्योर करने का प्रोसेस है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। चलिए थोड़ा हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल इन डिलिमिटेशन कमीशंस की हिस्ट्री पर है। जरूर, पूछिए। अब तक देश में कितने कमीशंस बने हैं? क्योंकि लोगों को लगता है हर इलेक्शन से पहले बनते होंगे। यही तो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। एक्चुअली अब तक सिर्फ 4 कमीशंस बने हैं। 1952, 1963, फिर 1973। हाँ 1973 और आखिरी 2002। इसको याद रखने की एक बहुत ही बढ़िया मेमोरी ट्रिक है। 52, 63, 73, 02 ओनली फॉर 52, 63, 73, 02। पर फिर एक कंफ्यूजन यहाँ पर आता है। जो 2022 में जम्मू एंड कश्मीर में डिलिमिटेशन हुआ था वो क्या था? हाँ, ये डाउट बहुत नेचुरल है, क्योंकि न्यूज में तो उसको ऐसे कवर किया गया जैसे वो हमारा 5th कमीशन हो। मैं इसको बहुत क्लियर टर्म्स में बताता हूँ। 2022 का जो कमीशन था वो 5th कमीशन बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा, तो फिर वो क्या था? वो एक्चुअली उस 2002 वाले कमीशन का ही एक्सटेंशन था। जीएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के अंदर बस उस पर्टिकुलर कमीशन को जीएनके के लिए एक्सटेंड किया गया था, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर को 90 असेंबली सीट्स मिली। मतलब लीगली वो पुराना वाला ही था। बिल्कुल, वो कोई नया 5th कमीशन नहीं था। समझ गए। और इन कमीशंस की पावर कितनी होती है? मैंने सुना है इनके पास फोर्स ऑफ लॉ होता है। सही सुना है। फोर्स ऑफ लॉ का मतलब ये है कि इन कमीशंस के जो डिसीजंस होते हैं ना, उनको पार्लियामेंट या किसी भी स्टेट असेंबली द्वारा मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। पार्लियामेंट भी नहीं कर सकती? नहीं, एक बार इन्होंने डिसाइड कर लिया तो वो फाइनल है, और जिस डेट से हमारे प्रेसिडेंट इसे नोटिफाई करते हैं उसी दिन से ये इफेक्टिव हो जाता है। ये तो सच में बहुत पावरफुल बॉडी है। अब थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस की तरफ चलते हैं। इन आर्टिकल्स को थोड़ा सिंप्लीफाई करके समझाइए ना। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में इन आर्टिकल्स को हम 2 इंपॉर्टेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला ग्रुप बाउंड्रीज और रीएडजस्टमेंट के बारे में है, जिसमें आर्टिकल 82 और 170 आते हैं। एकदम सही। आर्टिकल 82 लोकसभा की सीट्स एडजस्ट करता है और 170 स्टेट असेंबलीज के लिए है। अब आते हैं दूसरे ग्रुप पर। वो कौन से आर्टिकल्स हैं? वो है आर्टिकल 330 और 332। ये ग्रुप बेसिकली रिजर्वेशन फॉर एससी और एसटी कम्युनिटीज डील करता है, ताकि उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से सीट्स रिजर्व हो सकें। Here's where it gets really interesting. अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल्स बना दिए थे तो फिर इन सीट्स को डेकेड्स तक फ्रीज क्यों किया गया था? हाँ, ये हमारी पॉलिटिक्स की एक बहुत बड़ी स्टोरी है, जिसे हम फ्रीज, एक्सटेंड और अपडेट कॉन्सेप्ट कहते हैं। बात ये थी कि 1970s में ना पॉपुलेशन कंट्रोल पर फोकस शुरू हुआ था। पर सब स्टेट्स ने तो एक जैसा परफॉर्म नहीं किया ना उसमें। वही तो प्रॉब्लम थी। सदर्न स्टेट्स ने अपनी पॉपुलेशन एग्रेसिवली कंट्रोल की, पर नॉर्थ की स्टेट्स ने नहीं की। अब अगर डीलिमिटेशन होता तो साउथ की सीट्स कम हो जाती और उन्हें पनिशमेंट मिलती अच्छा काम करने के लिए। तो इसलिए फ्रीज लगाया गया। हाँ, 1976 में 42nd अमेंडमेंट लाया गया। इसने सीट्स को 1971 सेंसस के बेसिस पर साल 2000 तक के लिए फ्रीज कर दिया। साल 2000 तक? पर 2000 के बाद तो फिर डिलिमिटेशन होना चाहिए था। पर पॉपुलेशन गैप तब तक और बढ़ चुका था, इसलिए 2001 में 84th अमेंडमेंट लाया गया, जिसमें इसको एक्सटेंड कर दिया होगा। सही पकड़ा। उन्होंने टोटल सीट्स का जो फ्रीज था उसे सीधा 2026 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया, पर एक रिलैक्सेशन दे दी। क्या रिलैक्सेशन? कि सीट्स की टोटल गिनती नहीं बढ़ेगी, पर इंटरनल बाउंड्रीज और SC/ST सीट्स को आप 1991 सेंसस के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। फिर 2003 में 87th अमेंडमेंट क्यों आया था? चूंकि उनको रियलाइज हुआ कि 1991 का डेटा पुराना हो गया है, तो उन्होंने 87th अमेंडमेंट के जरिए डेटा अपडेट कर दिया। बाउंड्रीज अब 2001 सेंसस के अकॉर्डिंग सेट करने की परमिशन मिल गई। तो बेसिकली 1976 में फ्रीज, 2001 में एक्सटेंड और 2003 में डेटा अपडेट। एकदम परफेक्ट समरी दिया आपने।
अब अगर हम एकदम लेटेस्ट अपडेट की बात करें, नए 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2023 का रेफरेंस आना तो लाजमी है यहाँ पर, जिसे हम विमेंस रिजर्वेशन बिल भी कहते हैं। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि ये रूल एग्जैक्टली अप्लाई कहाँ होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। हाँ, कहाँ होता है अप्लाई? ये लोकसभा, स्टेट असेंबलीज और दिल्ली असेंबली में लगता है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पुडुचेरी और जेएनके का इस लेजिस्लेशन में कोई मेंशन ही नहीं है। ये एक बहुत ही छोटी पर इम्पॉर्टेंट डिटेल है, पर सबसे बड़ा मुद्दा तो इसकी टाइमलाइन है। ये शुरू कब होगा? इसकी टाइमलाइन को याद रखने के लिए एक CDW रूल वाली ट्रिक है। CDW रूल, ये क्या है? C से सेंसस, D से डिलिमिटेशन और W से विमेन रिजर्वेशन स्टार्ट्स। ओ, मतलब पहले सेंसस होगा, उसके फिगर्स आएंगे, फिर डिलिमिटेशन होगा और तब जाके W यानी विमेन रिजर्वेशन शुरू होगा। बिल्कुल, बिना सेंसस और नए डिलिमिटेशन के ये रिजर्वेशन थ्योरेटिकली स्टार्ट ही नहीं हो सकता। समझ गई। अब एक और एंगल देखते हैं, जुडिशरी का रोल। अगर कमीशंस इतने पावरफुल हैं, तो क्या इन डिसीजंस को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? देखिए, जुडिशरी का अप्रोच इसमें हमेशा डिले वर्सेस जस्टिस का रहा है। इसको दो लैंडमार्क केसेस से समझते हैं। पहला था 1966 का मेघराज कोठारी केस। उसमें कोर्ट्स ने क्या स्टैंड लिया था? उसमें क्लियर कहा गया था कि कोर्ट्स को जनरली इन मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अगर वो हर केस सुनने लगेंगे तो इलेक्शंस में हमेशा डिले होता रहेगा। ये प्रैक्टिकल भी लगता है। पर 2024 के किशोर चंद्रा राठौड़ केस में क्या हुआ? 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा न्यूआंस ऐड किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम रूटीन मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे, पर अगर डिसीजन कंप्लीटली आर्बिट्ररी या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो कोर्ट्स रिव्यू कर सकती हैं। मतलब फाइनल तो है, बट नॉट अबव द कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जैक्ट वर्ड्स, फाइनल बट नॉट अबव द कॉन्स्टिट्यूशन। रूल ऑफ लॉ तो सबसे ऊपर है ना। सही बात है। अब जहां तक इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात है, बाकी दुनिया ये कैसे करती है, कुछ ग्लोबल मॉडल्स डिस्कस करते हैं। बाकी दुनिया के दो बहुत इंटरेस्टिंग मॉडल्स हैं। पहले EU मॉडल यानी यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं। वहां 720 मेंबर्स हैं। तो वहां सीट्स कैसे डिवाइड होती हैं इतने अलग अलग देशों के बीच? वहां एक कॉन्सेप्ट यूज होता है, डिग्रेसिव प्रोपोर्शनैलिटी। इसे एक सिंगल सेंटेंस में कहें तो बिग गेट्स मोर, स्मॉल गेट्स प्रोटेक्शन। बिग गेट्स मोर, स्मॉल गेट्स प्रोटेक्शन। इसका एक एग्जाम्पल देकर समझाइए ना। जैसे जर्मनी और माल्टा को ले लीजिए। जर्मनी बड़ा देश है तो ऑब्वियस से उसे माल्टा से ज्यादा सीट्स मिलेंगी पार्लियामेंट में। हाँ, पॉपुलेशन ज्यादा है। पर छोटे देश होने के नाते माल्टा के सिटीजन्स को स्लाइटली बेटर पर कैपिटा रिप्रेजेंटेशन मिलता है। यानी माल्टा का एक सीट कम लोगों को रिप्रेजेंट करता है कंपेयर टू जर्मनी। ओके। ताकि बड़े देशों के आगे छोटे देशों की आवाज दब ना जाए। वाओ, ये तो काफी फेयर और बैलेंस लगता है। और US मॉडल कैसा है? US मॉडल बिल्कुल अलग है। उनके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में ना 435 सीट्स है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये 1913 से कंप्लीटली फिक्स्ड हैं। 1913 से उन्होंने सीट बढ़ाई नहीं। एक भी सीट नहीं बढ़ाई। हर सेंसस के बाद वहां बस एक इक्वल प्रोपोर्शन मेथड यूज होता है, जिससे वो स्टेट्स के बीच का शेयर चेंज करते हैं। टोटल नंबर वही रहेगा। बस किसी स्टेट का शेयर बढ़ जाएगा तो दूसरे का उतना ही कम हो जाएगा, पॉपुलेशन शिफ्ट के हिसाब से। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? हमने इतनी टेक्निकल डिटेल्स और मॉडल्स तो समझ लिए, पर इसका आम आदमी या एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या रियल सिग्निफिकेंस है? इसको समझने के लिए हम 4 बेहतरीन मोनोमिक्स यानी शॉर्ट फॉर्म्स का यूज करेंगे, जिससे पूरा टॉपिक एकदम डीपली दिमाग में बैठ जाएगा। पहला वर्ड है परफेक्ट। यह डिलिमिटेशन की सिग्निफिकेंस बताता है। ओके, परफेक्ट को ब्रेक डाउन करते हैं। पी से क्या होगा? पी से है पॉपुलेशन बेस्ड, यानी डिलिमिटेशन इंश्योर करता है कि रिप्रेजेंटेशन सच में पॉपुलेशन पर आधारित हो। और ई से? ई से इक्वालिटी इन वोटिंग, हर सिटीजन के वोट की वैल्यू एकदम बराबर होनी चाहिए। फिर आता है आर, रिड्यूसेस जेरीमैंडरिंग। जेरीमैंडरिंग मतलब जब पॉलिटिकल पार्टीज अपने फायदे के लिए अजीबोगरीब बॉर्डर्स ड्रॉ करती हैं। बिल्कुल वही, एक इंडिपेंडेंट कमीशन उसको रोकता है। फिर एफ से आता है फेडरल बैलेंस, जो स्टेट्स और सेंटर के बीच एक जरूरी बैलेंस है। उसके बाद दूसरा ई? दूसरे ई से इवोल्यूशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन, जैसे जैसे सोसाइटी बढ़ती है हमारा रिप्रेजेंटेशन भी उसके साथ इवॉल्व होना चाहिए। और सी और टी? सी से कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक आदेश है जिसका पालन होना ही चाहिए। और टी से बेटर गवर्नेंस की तरफ जाना, सीट्स प्रॉपर्ली अलाइंड होंगी तो लोकतांत्रिक तरीके से बेहतर गवर्नेंस आएगी। ये परफेक्ट वर्ड तो बहुत परफेक्टली फिट हुआ, पर प्रैक्टिकल रियलिटी में इश्यूज भी तो आते होंगे। उसके लिए क्या मेमोरी ट्रिक है? इश्यूज के लिए वर्ड है फार्म, FARM। एफ से फेडरल इम्बैलेंस, जो हमने साउदर्न स्टेट्स और यूपी बिहार वाले एग्जाम्पल में देखा। एग्जैक्टली।
जो स्टेट्स पॉपुलेशन कंट्रोल करते हैं उनका रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में गिरने का खतरा होता है। ये सबसे बड़ा फेडरल इम्बैलेंस है। अच्छा, ए से क्या है? ए से एलोकेशन प्रॉब्लम। खासकर एससी और एसटी सीट्स के एलोकेशन में बहुत डिस्प्यूट्स होते हैं। सही डेटा ना होने से उनको फेयर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाता। समझ आ रहा है। आर और एम से क्या इश्यूज हैं? आर से रिप्रेजेंटेशन डिस्टॉर्शन, यानी डेमोग्राफिक्स बदल गए पर मैप नहीं बदला तो डिस्टॉर्शन आएगा ही। और सबसे प्रॉब्लमैटिक है एम, मिनिमल पब्लिक पार्टिसिपेशन। मिनिमल पब्लिक पार्टिसिपेशन, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? इस पर हमारा तीसरा मिनोमिक आता है ट्रस्ट। जब पब्लिक पार्टिसिपेशन कम होता है ना, तो सिस्टम से ट्रस्ट खत्म होता है। ट्रस्ट को भी अनपैक करते हैं। टी से? ट्रांसपेरेंसी प्रॉब्लम। हाँ, डिसीजन कैसे लिए गए, क्यों बाउंड्रीज बदली, इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। आर से रिप्रेजेंटेशन वीकन्स। अगर लोग जुड़ेंगे नहीं तो उनका प्रतिनिधित्व कमजोर होता है। यू से? अंडरस्टैंडिंग ऑफ लोकल इश्यूज मिसिंग है। दिल्ली में बैठा एक कमीशन ग्राउंड रियलिटीज और एक गांव की लोकल ज्योग्राफी कैसे समझेगा बिना वहां के लोगों से बात किए? ये बहुत सॉलिड पॉइंट है। फिर एस और टी। एस से सस्पिशन ऑफ बायस। जब पर्दे के पीछे बंद कमरों में डिसीजन होते हैं तो हमेशा एक शक रहता है कि कहीं इसमें पॉलिटिकल बायस तो नहीं। और आखिरी टी से ट्रस्ट डिक्रीजेस। इंस्टीट्यूशंस पर से आम नागरिक का भरोसा ही उठ जाता है। तो इस ट्रस्ट के प्रॉब्लम, फार्म के इश्यूज को ठीक कैसे किया जाए? इन सब का सोल्यूशन क्या होना चाहिए? सोल्यूशन के लिए हमारा आखिरी वर्ड है ब्रेव। हमको बहुत ब्रेव और बोल्ड कदम उठाने होंगे। बी से बैलेंस। हाँ, बैलेंस पॉपुलेशन विद परफॉर्मेंस। अगर डिलिमिटेशन हो भी तो सदर्न स्टेट्स को पॉपुलेशन कंट्रोल के अच्छे काम की सजा नहीं मिलनी चाहिए। उन्हें उनकी परफॉर्मेंस का रिवॉर्ड मिलना चाहिए। आर से रेगुलर डिलिमिटेशन, बिल्कुल, ताकि डिले की वजह से बैकलॉग इकट्ठा ना हो। और एस से एक्यूरेट एससी और एसटी रिजर्वेशन, नए सेंसस डेटा पर बेस्ड। वी और ई क्या सिखाते हैं हमें? वी से वॉइस ऑफ पीपल, यानी डिलिमिटेशन प्रोसेस में पब्लिक कंसल्टेशन सबसे आगे होना चाहिए। और ई से इक्विटी अमंग स्टेट्स। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो पॉइंट वही आता है ना कि फेडरल स्ट्रक्चर और इक्विटी मेंटेन होनी चाहिए। बिल्कुल। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो नेशनल यूनिटी के लिए स्टेट्स के बीच में पॉलिटिकल पावर का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ही सबसे बड़ा सोल्यूशन है। पॉपुलेशन बढ़ाने वालों को रिवॉर्ड और कंट्रोल करने वालों को पनिश करके हम आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल सही एनालिसिस है ये। अगर मैं आज की इस पूरी डीप डाइव को समराइज करूं, तो कंक्लूजन यही निकलता है कि इंडिया को एक ऐसा डिलिमिटेशन सिस्टम चाहिए जो डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन और हमारे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाए। एकदम सटीक। जो स्टेट्स पॉपुलेशन कंट्रोल और बाकी सोशल आउटकम्स में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनका किसी भी सूरत में नुकसान नहीं होना चाहिए। इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस और ट्रांसपेरेंट मेथड्स हमें यूज करने ही पड़ेंगे। दिस रेजेज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और जाते जाते मैं बस एक यही सवाल छोड़कर जाना चाहता हूँ। किस बारे में? जब 2026 में सीट्स का ये लंबा फ्रीज हट जाएगा और नया डीलिमिटेशन शुरू होगा, तब क्या हमारे देश का पॉलिटिकल सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा के लिए सिर्फ ज्यादा पॉपुलेशन वाले हिस्सों में शिफ्ट हो जाएगा? और सबसे बड़ी बात, क्या हमारा फेडरल स्ट्रक्चर इस मैसिव शॉक को हैंडल कर पाएगा? इस बारे में सबको जरूर सोचना चाहिए। ये सच में बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप को ही देना होगा। इस बेहद गहरी चर्चा और विश्लेषण को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि हमारा आज का ये सेशन आप सबके पर्सपेक्टिव को और भी मजबूत करेगा। फिर मिलेंगे।